हेलो गाइज, आज हम यूपी पीसीएस सेकंड पेपर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी, देखिए ये क्वेश्चन है, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए माइनस बी किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना कन्फ्यूजन के। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चलिए एक समुच्चय लेते हैं जिनका ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, मान लीजिए। ठीक है, 5 भी मान लीजिए, एक बढ़ा लीजिए यहाँ पे 5 मान लीजिए, इतने एलिमेंट है। और बी भी कोई एक ऐसा सेट है जिसमें जो है 1 2 3 मान लीजिए 3 एलिमेंट है। तो अगर ए माइनस बी, हम क्या क्या यहाँ पे निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट कौन कौन सा बी में नहीं है, 4 और 5 है। तो यानी कि ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 4 और 5, ये दो एलिमेंट आ गए ए माइनस बी में। अब ये देखिए, अब हमको क्या निकालना है, ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने ए माइनस बी क्या निकाला, हमने निकाला ए माइनस बी 4 और 5। ठीक है, और ए जो समुच्चय है इसमें कितने एलिमेंट है, 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, माइनस 4 5। ठीक है, यानी कि ए में से इसको हम निकाल देंगे, मतलब पूरा जो सेट ए है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं इसमें से 4 और 5 को अगर हम हटा दें तो क्या हमें मिलेगा, 1 2 3, जो कि क्या है, बी है। ठीक है, समुच्चय बी है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए है, निम्न की श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 में कितना जोड़ा गया है, 2। ठीक है, 5 और प्लस 3 बराबर 8 होता है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2 किया गया, यानी कि पहले हम 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम 2 जोड़ रहे हैं, फिर हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, प्लस 3 जोड़ेंगे तो 10 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 220 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में रेलगाड़ी का कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन ही इतनी लंबी है। ठीक है, और उसके बाद सुरंग कितनी लंबी है, 220। तो इसमें हम क्या करेंगे, सुरंग और ट्रेन के लंबाई को जोड़ लेंगे, यही आपकी हो जाएगी टोटल दूरी। दूरी बराबर आपकी क्या हो जाएगी, 280 प्लस 220, जोड़ लेंगे इसको, और आज आ गई कितनी पूरी दूरी, 500 मीटर। ठीक है, और जो है देखिए चाल आपकी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी जो है आपकी देखिए मीटर में लिखी हुई है। दूरी की यूनिट क्या है, मीटर में है। और जो चाल है, चाल किस में है, चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 7। अब देखिए किलोमीटर बटे घंटा, प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, किलोमीटर बटे घंटा। देखिए 60 है, 60 गुणे 1000 किलोमीटर को पहले हम मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किस में हम चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को तो 1000 से गुणा करेंगे, और नीचे आवर है तो इसको मिनट में सेकंड में बदलने के लिए 3600 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए ये कट गया, काटेंगे तो आ जाएगा 5/18। और ऐसे जनरली आप लोगों को याद भी करवाया जाता है कि 60 में किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 60 गुणे 5/18 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 छक 18, ये 20 आ गया, 2 तियाँ, ये 10 हो गया। अब देखिए 3, अब ये 10 बचे, 50 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समय बराबर क्या होगा, हमें क्या पूछा जा रहा है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो समय आपका हो जाएगा, दूरी कितनी है 500 है, और चाल आपकी कितनी है 50/3, तो 50 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से ये 5 से 1 कट गया, आ गया आपका 30। ठीक है, कितना आ गया 30 सेकेंड, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्षों के बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 12 वर्षों बाद। ठीक है, इस समय बेटी की आयु क्या है? तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माँ की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो बेटी, अब देखिए माँ, अगर मान लीजिए, देखिए माँ की आयु बेटी की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो अगर हम बेटी को x मान ले तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि बेटी की का ये 3 गुना है माँ की आयु। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इस समय माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। तो माना माँ की आयु जो है, आप अगर बेटी की मानेंगे, ठीक है, माँ की मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए मानिए बेटी की आयु अगर x वर्ष हो जाए तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 3x हो गया। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की उम्र यही है। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद का मतलब x में भी 12 जोड़ेंगे और 3x में भी 12 जोड़ेंगे। ये किसकी आयु है? ये माँ है और ये है बेटी। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 वर्षों बाद बेटी की आयु, माँ की आयु जो है बेटी की आयु की 2 गुनी हो जा रही है। किसके आयु की 2 गुनी हो रही है? बेटी के। तो बेटी में 2 का गुणा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए इसको, है ना। ये क्या है? माँ की आयु। माँ की जो आयु है वो बेटी की आयु की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी। यानी कि ये माँ की आयु है, बेटी की आयु की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए आपका एक समीकरण बन गया, इसको हल कर लीजिए। 2x धन 12 दूनी 24 बराबर 3x धन 12। इधर पक्षांतर करेंगे, x को उधर पक्षांतर कर दीजिए दाहिने साइड में और अंक को बाएं साइड में। तो 24 - 12 हो जाएगा बराबर 3x। 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो ये देखिए 24 - 12 बराबर 12 हो गया, और यहाँ 3x में से 2x घटाएंगे तो x आ गया। x हमने क्या माना है? हमने माना बेटी की आयु। तो बेटी की आयु हमने x माना है, यानी कि बेटी की आयु कितनी आ गई? 12 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, दो संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात 5 संबंधी 7 हो जा रही है। तो संख्याएं हैं, ठीक है, तो वो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। देखिए संख्याएं दी हैं 3 संबंधी 5 के अनुपात में। तो माना एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या कितनी है? 5x है। ठीक है, माना एक संख्या आपकी 2x है और दूसरी वाली 5x है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जा रहा है? 10। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 10। देखिए एक संख्या आपकी ये है, एक संख्या ये है, दोनों में कितने की वृद्धि की जा रही है? 10 की। तो 3x और में कितने की वृद्धि कर दी जा रही है? अनुपात, ये जो दोनों अनुपात हैं 3x और 5x, इसमें 10 की वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, कितने की वृद्धि कर दी जा रही है? 10 की। तो 10 की वृद्धि करने पर अनुपात कितना आ जा रहा है? 5/7। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका? हम x का मान निकाल लेंगे तो संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो हम इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 7 तियाँ 21x, 7 का इधर गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21x प्लस 70 बराबर 5 × 5 = 25x प्लस 50। ठीक है, तो 21 में से 25, अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए। 70 ये यहाँ पे है, -50 कर लीजिए बराबर 25x - 21x। ठीक है, 70 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। 25 में से 21 घटाएंगे तो 4x आ गया, यानी कि 4x बराबर कितना आ गया? 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। यानी कि x का मान आपका 5 निकल गया। तो संख्याएं क्या क्या हैं? 3x और 5x हैं। तो x बराबर 5 रखने पर संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी? 3x हैं तो 3 × 5 बराबर 15। ठीक है,
और 5x है संख्या एक दूसरी वाली, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना आ गया 25। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये हैं, तो उसी अवधि के लिए उसी दर से उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए किसी धनराशि पर यानी कि क्या है? मूलधन। मूलधन पर धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण 3 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 1200 है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष है। ठीक है, और दर आपका है 5%, और साधारण जो ब्याज है वो कितना है? 1200 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो मूलधन आपको निकालना ही है, ब्याज दिया हुआ है, एक टर्म एक मूलधन बस इसमें निकालना, दर समय और ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर कितना है? 1200 बराबर मूलधन यहाँ लिख दीजिए, गुणे दर कितना है? 5 है, और गुणे समय 3 है बटे 100। ठीक है, तो 1200 गुणे 100 बटा 5 गुणे 3 पक्षांतर कर लेंगे, बराबर क्या होगा? मूलधन होगा। ठीक है, देखिए 3 चौके 12 और ये 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 20, यानी कितना आ गया? यहाँ देखिए 400 है, ये 20 है, 4 दूनी 800, 8000 रुपये जो है आपका क्या आ गया? मूलधन। 8000 रुपये क्या आ गया? मूलधन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया? हमें मूलधन भी प्राप्त हो गया, हमें समय भी हमारे पास है, दर भी है। तो हम मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, तो मूलधन होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पूरे की घात समय। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो मूलधन यहाँ पे कितना है? 8000 है, और दर कितना है? 1 प्लस 5 बटे 100 हो जाएगा। दर आपका 5% है, समय आपका 3 है। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, ये भिन्न है, 5 बटे 100 है, 5 बटे 100 को आप लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 1 बटा 20। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 8000 गुणे, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस 1/20, मतलब 1 धन 1 बटे 20 पूरे की घात कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8000 गुणे, ये देखिए 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 8000 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 20 3 बार गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे आपका तो ये आ जाएगा 9261 रुपया। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे मिश्र धन, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन या ब्याज। अगर निकालना है तो फार्मूले में यहाँ माइनस कर दीजिए। चलिए अभी ये फार्मूला आपका है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। ठीक है, ये मूलधन ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो है यहाँ -P कर दिया जाता है, यानी माइनस मूलधन कर दिया जाता है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, इसलिए हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन
चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन आपका कितना है 9,261 रुपये और मूलधन कितना है 8,000। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,261 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए हम कैसे लगाएंगे। पहले हम दिया हुआ है कि यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 1,200 रुपये है, तो उसी अवधि के लिए उसी दर से उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब सब कुछ सेम ही है, बस हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मूलधन की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले साधारण ब्याज के फार्मूले से मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो मूलधन देखिए हमने निकाल लिया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमने मूलधन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला लगाया है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100। अब पूरे की घात जो होती है वो समय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन 8,000 है, दर आपका 5% है, तो 1 प्लस 5/100 हो जाएगा, पूरे की घात 3 हो गया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आया 9,261 रुपया हमारे पास आ गया। ये हमारा मिला हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि जब मिश्र धन मिल गया है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन में से अगर मूलधन हम घटा दें तो जो बचेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हमने क्या किया, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटा लिया, 9,261 में से 8,000 को घटा दिया, तो हमको क्या मिला 1,261 रुपये। यही आपका जो है आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखीय समीकरण 2x + 5y = 10 का आलेख एक रेखा है। ठीक है, इसकी आलेख क्या है, एक रेखा है। तो x अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह है। देखिए इसकी जो रेखा, इसकी जो आलेख है, इसका जो ग्राफ है वो क्या है, एक रेखा है। ठीक है, जो x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, एक किसी बिंदु पर काट रही है। और मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी रेखा है। ठीक है, बराबर 10 ये आपकी रेखा है। तो ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, किसी एक बिंदु पर काट रही है, जिसका हमें निर्देशांक या बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे है, देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे है तो उसकी कोटि जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, कोटि क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी कोटि 0, यानी कि यही बिंदु हो सकता है x अक्ष पर। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निशान चिन्ह या कुछ भी टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें रखिए, पुट करिए, तो 2 × 5 हो जाएगा x बराबर, और ये 0 हो जाएगा बराबर 10, यानी 10 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों और एक कोण समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, और ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए यह है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो और देखिए इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कह दिया है कि समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तो हैं ही, बराबर तो होती ही हैं। समांतर चतुर्भुज में नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं, सम चतुर्भुज नहीं, हमने सम चतुर्भुज का एग्जाम्पल बता दिया आपको। समांतर जो चतुर्भुज होता है वह, समांतर जो चतुर्भुज होता है वह ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर हों, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सॉरी इसके लिए हमने सम चतुर्भुज का एग्जाम्पल आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है,
बराबर, ये बराबर भागों में विभाजित भी करते हैं इसे हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की। और देखिए समांतर चतुर्भुज के जो, अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि सभी भुजाएं आप बराबर कर लीजिए। और कह रहा है कि एक कोण आपका 90 डिग्री है, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री है। तो देखिए पहली बात तो ये समांतर चतुर्भुज है और एक कोण इसका 90 डिग्री है। तो समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि सामने वाला भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो मान लीजिए ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है और ये रेखा इसको कट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों अंतः कोण होंगे, अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तो ये भी कोण आपका 90 डिग्री हो गया और ये भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सामने का कोण है उसके, यानी कि समचतुर्भुज के समांतर जो चतुर्भुज है इसके चारों कोण 90 डिग्री हो गए, ठीक है। चारों कोण 90 डिग्री है और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा है कि कौन सी एक संख्या निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये किसके, इस कौन सी संख्या के समूह के समान है ये। तो क्या करेंगे, इसको चेक करिए, चेक करिए कि किस संख्या के समूह की ये बराबर है। तो सबसे पहले है आपका 363, 363 को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 363 लिखा हुआ है, तो इसके जरिए अंकों को हम जोड़ लेते हैं, देखिए क्या आता है। अंकों को जोड़ेंगे तो 3 धन 6 धन 3 बराबर आ गया 12, ठीक है। इसके अंकों को जोड़िए, 4 धन 8 धन 9 बराबर 21। इसके भी अंकों को जोड़िए, 5 धन 7 धन 9 बराबर 21। देखिए ये सभी जो संख्याएं हैं तीनों, ये 3 से विभाजित हैं, ठीक है। किससे विभाजित हैं, 3 से। तीनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। अब देखिए इस कौन सी ऐसी संख्या है जिनके अंकों का सम करिए और देखिए 3 से विभाजित हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे 8 2 10 और 1 11, ये नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 8 3 11 12 13, ये 13 इसका आंसर आ रहा है, कट जोड़ने पे ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 5 11 12 13, ये भी 13 आ रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक। ऑप्शन डी को देख लीजिए, 4 धन 7 धन 1, 7 4 11 1 12, जो कि 3 से विभाजित है, ठीक है। ये भी देखिए एक श्रृंखला का क्वेश्चन था है। और यहाँ पे देखिए ये 48 लिखा हुआ है, सबसे पहली संख्या 48 है, फिर 24, फिर 72 36 108। देखिए 48 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 24 आ जा रहा है, और 24 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 72 आ जा रहा है। फिर हम इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो 36 आ रहा है, फिर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 108 आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे वो संख्या के क्या करेंगे, हम 108 में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 बच्चे 10 और 2 चौके 8, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 54। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका ये, यदि एक संख्या में 84 से भाग दिया जाता है तो 37 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बच रहा है, 37। किससे भाग दिया जा रहा है, एक संख्या में, किससे, 84 से, ठीक है। यदि इसी संख्या को 12 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये संख्या जो देखिए 84, 12 से ये 84 कट जा रहा है ना, तो 12 से 84 में भाग, 12 से 84 में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 सते 84 होता है, यानी कि 12 से ये 84 पूरी तरह कट जा रहा है, ठीक है। तो हम 12 से 37 में भी भाग दे देंगे, ये शॉर्टकट है, 12 तियाँ 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, किस संख्या से भाग देना है, 12 से, तो 12 से पहले इसमें भाग दे देंगे, अगर कट जा रही है संख्या तो हम 12 से शेषफल में भी भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो आज 1 यहाँ पे आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में यदि ए समांतर बी है तो एक्स का मान होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ए बी समांतर सी डी, देखिए ए बी आपका यहाँ पे है, ये ए बी है
और ये आपका है सी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बी समांतर सी डी है तो इसको और आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो ये बी समांतर ये सी डैश कर दीजिए इसको, तो ये बी समांतर तब भी तो इसके समांतर ही होगा। ठीक है, समांतर है। तो देखिए ये कोण आपका 50 डिग्री, और देखिए ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है। ठीक है, तिर्यक रेखा ये काट रही है इसे, तो ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। देखिए तो ये कोण देखिए आपका 50 डिग्री है, तो ये भी कोण 50 डिग्री होगा क्योंकि ये संगत कोण है इसके। ठीक है, ये संगत कोण है तो ये 50 डिग्री हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज आपका बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपका बन रहा है। इस त्रिभुज में देखिए एक कोण x है और ये 50 डिग्री है, और इसका ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है, इसका वाह्य कोण है। ये कौन सा कोण है, वाह्य कोण है। ठीक है, तो x प्लस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। वाह्य कोण बराबर होता है दूरस्थ स्थित कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो दूरस्थ स्थित त्रिभुज के दूरस्थ स्थित कोण जो हैं आपके हैं x और 50 हैं, तो 50 प्लस x बराबर हो गया 100। तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 50 बराबर 50। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। 81 क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। खरीदता कितने में है, 225 रुपये में, और उस पर 15 रुपये और खर्च करता है। ठीक है, और बेचता रेडियो को है 300 रुपये में। ठीक है, तो 15 रुपये जब इसको और खर्च करता है तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, जो खरीद रहा है खरीद वाला मूल्य क्रय मूल्य 225, और प्लस जो उसने अपना खर्च किया है एक्स्ट्रा, उसको रिपेयर करने के लिए ऊपरी खर्च जो किया है उसको हम 15 इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 240 रुपये हो गया। क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 240 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये, यानी कि इसको क्या मिला, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा 300 माइनस 240। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 60 रुपये, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपये का। ठीक है, लाभ हुआ आपको 60 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ जो होता है उसका फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका हो गया प्रतिशत लाभ का फार्मूला। लाभ आपका कितने का हुआ, 60 रुपये का, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, लाभ 60 रुपये का हुआ है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका है 240 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना है, 240 रुपये। तो इसको देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये देखिए 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक 0 और 0 यहाँ बचा, 100 हो गया, 100 बटे 4 यानी कितना आ गया, 25%। यही आपका क्या होगा, प्रतिशत लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये संख्या 143 275 495। देखिए ये भी 11 से भाग देने पे कट जा रही है, 11 एकम 11 और 11 तियां 33, ये भी कट जा रही है। ये भी 3 से 11 से भाग देने पे कट जा रही है, ये भी 11 से भाग देने पे कट जा रही है। देखिए 11 दूनी 22, यहाँ बचा 5, 11 पचे 55। देखिए इसी तरह से ये भी कट जा रही है, तो हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सी संख्या 11 से कट जा रही है। ठीक है, तो 11 से काटिए इसको, देखिए 11 दूनी 22, एक बचा और 3 ये नहीं कटेगा, 11 से इसको काटिए, 11 पचे 55 और 11 एकम 11, ये तो कट जा रहा है। और देख चेक कर लीजिए, 11 छक्का 66, यहाँ बचा 2 और 3 ये नहीं कटेगा, 11 नवा 99 ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, रवीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है। यदि 6 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 4:9 होगा तो वर्तमान रवीश की आयु बताइए। ठीक है, रवीश की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, पिछला एक बार एक क्वेश्चन और इसी तरह से आया हुआ है, एक क्वेश्चन और इसी तरह से आया हुआ है।
रवीश और शिखा, रवीश की आयु मान लीजिए, और रवीश की और शिखा की आयु का अनुपात 3 और 8 है, तो इसको 3x मान लीजिए और इसको 8x मान लीजिए। तो दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया? 3x बटे 8x हो गया। ठीक है, 6 वर्ष बाद +6 कर दीजिए और ये +6 कर दीजिए। ठीक है, 6 वर्ष बाद बराबर इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 4/9। ठीक है, तो 9 तियाँ 27x + 9 छक 54 बराबर 4/32x + 4 छक 24। ठीक है, तो 27 और देखिए पक्षांतर कर लीजिए, तो 32x - 27x बराबर हो जाएगा 54 - 24। ठीक है, 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 और 2 5 आ जाएगा। 5x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 24 तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। 5 6 का 30, x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर 6 आ गया तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18। मतलब इसकी रवीश की आयु हमने कितना माना था? 3x से, तो 3x में कितना आया आंसर? 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है, किसी समचतुर्भुज ABCD जो वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, ये केवल क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, यही होता है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज आपका बन गया ABCD। ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया। अब एक कह रहा है कि कोण A तथा B का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 का अनुपात है। तो कोण C का मान हमसे पूछा जा रहा है, ये का मान हमको पूछा जा रहा है। तो देखिए ये अनुपात, ये और ये मान लीजिए 4x है और ये मान लीजिए 5x है, क्योंकि कोण A बटे कोण B दिया हुआ है 4/5। तो A को मान लीजिए 4x और B को मान लीजिए 5x। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं होती हैं और ये जो रेखा है देखिए इसको कट करेगी। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? अंतः कोण होंगे। इन दोनों अंतः कोणों का योग होगा 180 अंश। 180 अंश होगा। 5 4 9x बराबर 180, x बराबर आ जाएगा 20, यानी कि कोण A बराबर आपका आ गया 20। 20 गुणे 4 80 डिग्री। कोण B बराबर 20 गुणे 5 20 25 100 100 डिग्री आ गया इसका मान। कोण C देखिए ये समचतुर्भुज है। पहली बात तो ये समचतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं या आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे समचतुर्भुज में। तो कोण A बराबर कोण C, क्योंकि यह एक समचतुर्भुज है। और तो यहाँ पे कोण A बराबर आपका है 80 डिग्री, तो कोण C बराबर भी हो जाएगा 80। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा यहाँ पे।